तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कहते हैं प्रूव दैट द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस डज नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। देखिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस डज नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, अर्थात कहते हैं सिद्ध करे कि नीचे के समीकरण इकाई का अद्वितीय हल नहीं है। जैसे ये 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगला है आपका 4x प्लस 6y प्लस 8z प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 8y माइनस 6z प्लस 16 इज इक्वल टू 0। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। कहते हैं प्रूव दैट द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन डज नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कह रहा है ये जो आप इक्वेशंस का सेट है, ठीक है, इसको आप सिद्ध करेंगे कि इसका कोई अद्वितीय हल नहीं है। तो आप लोग को ये पता है ना, जो दो चर वाले, दो वेरिएबल वाले पढ़ते थे, तो वहाँ पे हम इसका उपयोग इसका कर सकते हो, ठीक है। 3 वाले में था, उस हिसाब से डेल्टा त्रिभुज ये जेड, इस हिसाब से। तो इसको अभी दिमाग मत लगाना है। इक्वेशंस को आपको कैसे करना सॉल्व, जब ये अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन सिस्टम, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका फॉर्मेट a1 b1 c1 सेटअप कीजिए। तो डायरेक्टली लिख लीजिए ना, a1 b1 c1 d1 है, यही है ना। तो a1 कितना है, 2 3 4 4 6 8 5 8 माइनस 6, यहाँ तक है। अब ये जो है आपको क्या है 4, इसको पहले करते हैं। a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 a3 c3, यही है ना। अब इसके बाद दिखा है तो सभी फॉर्मेट्स अलग अलग निकालना नहीं है हमें, पहले ये सिस्टम इसके बाद निकालना है। इसके बाद अगर इसका मान निकालना है, जैसे देखिए कॉमन ये आपका 2 3 4 वैसे ही होगा, ये 2 कॉमन आ जाएगा, 2 4 6 8 है तो इसमें आ जाएगा ना, इसमें भी आ सकता था। लेकिन हमें ऐसा करना है कि कोई भी 2 टर्म में या तो सेम आ जाए ऑर्डर में, ठीक है। तो ये आ रहा है, कोई भी 2 ना सेम में आ जाए ताकि 0 आ जाए। मैंने पहले ही बताया है, प्रॉपर्टी जब आप जो लोग शुरू से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उसकी बात कर रहा हूँ। तो या तो 2 टर्म 0 आ जाए, ठीक है, 3 आ गए तो और अच्छी बात है, और नहीं तो दोनों आप प्रॉपर्टी को ऐसे कीजिए कि दोनों सेम आ जाए, तो ऑटोमेटिक वैसे भी 0 हो जाएगा। अगर 2 मतलब या तो रो 2 या तो 2 कॉलम अगर समान होता है तो क्या होता है, 0 होता है। तो उसी हिसाब से 2 3 4 हो गया। अब 2 4 ये 2 बाहर निकालिए, तो ये क्या होगा, 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 8 5 8 माइनस 6। तो ये देखिए 2 इंटू 0 हो जाएगा प्रॉपर्टीज के हिसाब से। प्रॉपर्टी जो हम पढ़े थे, जो आपको समझाए थे, अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका आंसर वही आएगा 0। तो जब ऐसा क्वेश्चन 0 आ गया तो आप कहिएगा इसका यूनिक हल, ठीक है, कोई अद्वितीय हल नहीं है, क्योंकि इसका सभी के लिए अलग अलग होगा। जैसे हम अब हमें इसमें क्या चेक करना है, ये क्या चेक करना है, ठीक है। आप कहिएगा ये क्या होता है, तो 2 इक्वेशन वाले में हम सिंपल, देखिए ध्यान से, अब तो एक्सपर्ट हो गए होंगे डिटरमिनेंट के सब लोग, कहने का तात्पर्य। तो 2 इक्वेशन वाले जो पढ़े थे, तो उसमें भी हम यहाँ पे त्रिभुज x का उपयोग कर सकते हैं, डेल्टा x भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग कर सकते हैं, और y का, यहाँ पे 3 टर्म है तो z का, w होता है w का, तो इतना कितना करेगा। तो आप बस इतना याद रखिए। तो वही चीज है जो हम x का मान निकालते थे डिटरमिनेंट विधि से, क्रैमर्स रूल का, तो वही फॉर्मेट चाहिए, ठीक। क्रैमर्स रूल में ही थर्ड मतलब 3 वेरिएबल्स का है ना, तो उस हिसाब से आपको x y z ऐसे निरूपित किया गया। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, a1 b1 c1 निकालना है। अगर ये टर्म 0 आ जाए तो इसका अद्वितीय हल क्या है, नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि इसका सीधा आ जाएगा इसको, क्योंकि 2 चीज सेम है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी में आप लोग पढ़े थे। तो इसलिए ये फॉर्मेट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन सब अगर ऐसे वैसे आए तो आप लोग को डॉट्स नहीं होने चाहिए, डायरेक्टली सीखते हैं, ठीक है। अब एक फॉर्मेट और है, ठीक है, वैसे तो आप जितना चाहे उतना करो। चलिए क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी इन द डिटरमिनेंट फॉर्म फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा satisfying the conditions, ठीक है। राइट डाउन द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी in the determinant form for the following system of equations and find the value of lambda satisfying the condition। कहते हैं निम्नलिखित सारणिक निकाय
कि अवरोधी होने की शर्त सारणिक रूप से लिखे एवं शर्त के मुताबिक आप लेमडा का मान निकाले। तो जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है लेमडा एक्स, एच नहीं समझिएगा, यहाँ पे लेमडा है, ठीक है, लेमडा एक्स, ठीक है, लेमडा एक्स माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। दूसरा है आपका 7x प्लस 3y इक्वल टू -4। और तीसरा है आपका 8x माइनस 6y प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इसको कह रहा है कि आपको ये कह रहा है कि अवरोधी होने के शर्त से आपको दिया हुआ है, उस हिसाब से आपको क्या निकालना है, आपको लेमडा का मान निकालना है। तो जब ये अवरोधी, तो आपको बताया था ना कैपिटल डी इक्वल टू जो प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, जब ये रहेगा अवरोधी होने के शर्त तो आप ये लिख सकते हैं क्या डायरेक्ट। तो इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म पहले कर लेते हैं, क्योंकि सारणी रूप पहले बोल दिए हैं, ठीक है, कि सारणी इकाई की अवरोधी होने की शर्त सारणिक रूप में लिखे पहले इसको, इसके बाद अवरोधी होने के शर्त के मुताबिक कह रहे हैं लेमडा का मान निकाले। तो कैपिटल डी को इसको सारणी के रूप में लिखते हैं जैसे, तो क्या होता है लेमडा माइनस 4 9 a1x a2 a1 a2 मतलब a b e हो गया, a2 समझ रहे हो ना, x वाला टर्म रहता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इसको हम अभी करते हैं सब, अभी समझिए, लेमडा लिख दिए, -4 लिख दिए, 9 लिख दिए। दूसरा टर्म में क्या होगा 7 लिख दिए, 3 लिख दिए, और ये 4 इधर जाएगा तो -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, c2, समझ रहे हो ना। तो -4 यहाँ लिख दिए, फिर ये क्या हो गया 8 -6 और 13 लिख दिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0, क्योंकि अवरोधी होने के साथ के लिए, क्योंकि लेमडा का मान निकालना है, वह दिए है, ठीक है। यहां तक ओके, मिटाएं इसको। अब ये कैसे निकला था a1x b1y c1 से, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसके बाद देखिए मैंने कहा ना आपको पिछले इतना मतलब क्लियर हो चुका है डाउट, आप तो डायरेक्ट या ऐसे करके लिख सकते हो और एक्सप्रेशन मेथड से निकाल सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना है, प्रोसेस करना है, R1 प्लस लगाए कि माइनस लगाए कि एक टर्म 0 हो जाए इसमें से, या दो टर्म को 0 हो जाए, ऐसा ब्रेन लगाना है ताकि कम हो जाए, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये आपके प्रैक्टिस पे होता है कि आपका प्रैक्टिस कैसा है। तो इसके बाद सॉल्व करने वाले जो मतलब पढ़ चुके हैं पिछले आराम से मतलब अच्छे से, तो कर ही लेंगे, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना है, अभी भी कितना करे, क्योंकि जरूरी तो नहीं यही पेपर में आएगा, डिजिट बदल जाएगा, लेमडा लेमडा स्क्वायर कुछ मतलब सिस्टम हो जाएगा, तो आपको समझ में फोकस करना है ना, तो ये कर सकते हो। तो अब इसके बाद या तो वो कर दो, नहीं तो जैसे हम अभी समझा रहे, जैसे देखिए यहाँ पे लगा R1 प्लस R2 एंड R3 प्लस 2R2, ये प्रोसेसिंग किया है इसमें। ये प्रोसेसिंग करने के बाद देखिए क्या होगा। अब इसमें हम हर में वैसे ही R1 R2 C1 C2 नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, क्योंकि आपको खुद कैलकुलेशन करना है ये प्रोसेस लगा के, और ये माइंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि आप पीछे से अगर पढ़ते जा रहे हो स्टेप बाय स्टेप, तो आपको पूरा, हमें नहीं लग रहा डाउट्स होना चाहिए कहीं से, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चंस के टाइप चेंज होते हैं, जिसके कारण हमें फॉर्मेट समझाना पड़ता है स्टेप, राइट। और भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो मेन आपको समझ में विकसित करना है, तो कौन से प्रॉपर्टीज हम कहाँ लगाए, ठीक है। जैसे देखिए R1 प्लस R2 एंड R3, तो ये R1 वाले लाइन में चेंज करना है या R3 वाले लाइन में चेंज करना है, और आपको कितनी बार बताएं R1 R2 R3, ठीक है। तो उसके बाद हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, आप लोग पीछे जो समझाए ना आपका डिटेलिंग आपको क्या हुआ है, तो वहां से इस क्वेश्चन को फिर कीजिए, और अगर आप समझे तो फटाक से कीजिएगा बिना, ठीक है। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा लेमडा प्लस 7 -1 5 7 3 -4 22 0 5, ये आएगा आपका, ठीक है, ठीक है। इसको मिटाएं, क्योंकि आप इसको ये प्रोसेस कीजिएगा ना, इसके बाद ये निकलेगा आपको, राइट। ये तो 0 होगा ही, क्योंकि D इक्वल टू 0 है अवरोधी होने के साथ में। इसके बाद फिर आपको करना है प्रोसेस R2 प्लस 3R1, फिर इसके बाद ये, और ये क्या सिस्टम होता है ये पता है, R2 के कॉल मतलब रो में करना है हमें सिस्टम। जब ये, अब ये क्या होता है, तो आप कहे ना पूरा आप अच्छे से समझिए, क्योंकि वास्तव में अगर आप सही में इंजीनियरिंग या कंपटीशन या किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो अच्छा से प्रोसेस समझना में होता है। तो ये चीज अगर आप लगाते हो इसके बाद, तो डायरेक्ट आपका आएगा, ठीक है, लेमडा प्लस 7
-1 5, फिर ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 28, ये हो जाएगा 0 11 22 0 5। आपको पता है ना ये चीज इसीलिए R1 R2 C1 C2 इसीलिए लगाया जाता है अपना से, ताकि हम कोशिश करें कि कोई भी जीरो आ जाए। आपको कितनी बार ये मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। कोई दो टर्म, तो यही दो टर्म, इसमें एक टर्म जीरो आया और ये क्रिया लगाने पर ये टर्म जीरो आ गया, यानी दो टर्म जीरो हो गया। अब ये इसको हटा दिए तो यहां से ले लिया और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये लाइन हट जाएगा और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले रहेगा। ये हो गया। इसके बाद लिख लिए, लिखिए बराबर, ठीक है। अब क्या होगा आपको, ये देखिए -1 से ले लेंगे और चिन्ह का -1 पहले से होगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस और -1 निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा ये टर्म, तो +1 ही निकलेगा, तो इसका तो कोई अति नहीं है, 1 नहीं भी लिखेगा चलेगा। तो डायरेक्ट क्या लिखे, ये पकड़ लीजिए, ये पकड़ हटा दीजिए, तो 3 लैम्डा प्लस 28 और ये क्या हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 11 5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, इतना इतना तो कर ही सकते हैं। मिटाए इसको, ये इक्वल टू 0 होगा, इतना तो ओके है, बराबर लिखिए। तो अब जब आप इसको गुना कीजिए तो ये +1 है, तो ये इसका तो कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ नहीं है तो वैसे भी +1 है छुपा हुआ, ठीक है। तो अब देखिए 5 तिया 15 लैम्डा और ये प्लस 28 5 20 5 100 8 5 40 140 प्लस 140, चिन्ह में माइनस हो जाएगा, चिन्ह में माइनस हो जाएगा। और 22 को आप 11 से गुना कीजिएगा, कितना होगा, ठीक है। तो 22 दाहिन 220 10, कितना हो गया, 11 बार करना है, 220 और 11 बार करना है, तो 22 दाहिन 220 और 22 कितना होगा 242, ठीक है, माइनस 242 होगा, क्योंकि 220 20 40 242 और इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा इसमें, 15 लैम्डा 15 लैम्डा, अब 242 माइनस में है, ये प्लस में है, तो इस माइनस, अब 242 में से 140 घटेगा, तो यानी 242 समझिए, उसमें से 142 घट गया तो कितना होगा 100, और 2 ऐसे भी घटा तो क्या होगा 98 होगा ना, 98 होगा। देखिए आप देखिए, 2 में से 0 गया, 2 में से 0 गया, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया ए, हाँ ये सिंपल 98 कैसे, सॉरी हाँ 102, ठीक है। अब ये क्या हो गया बराबर 0, ऐसे घटा लिए ना, क्योंकि माइनस ही टर्म होगा। अब ये बराबर क्या होगा 15 लैम्डा इक्वल टू क्या होगा 102, इसीलिए लैम्डा इक्वल टू h मत समझिएगा आप लोग, लैम्डा लीजिए ना, इसलिए लैम्डा इक्वल टू 102/15, ठीक है। अब इसको काटिए, ठीक है, तो जब काटा है तो यहाँ पे आंसर है 34/5, 3 से काटा है, 4 तिया 12 3 तिया 9 1 10 5 तिया 15, तो 34/5 आंसर। तो इसीलिए ये फॉर्मेट समझाने के लिए है, ठीक है, ताकि आपको अगर इस टाइप से हो क्वेश्चन लिखा पढ़ा में हो तो आप लोग ये नहीं हो, क्योंकि अवरोधी होने के शर्त में मैंने बताया ना कंडीशन हो ना वहाँ पे कंसिस्टेंसी का, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 और वहाँ से आपको लैम्डा का मान, तो आप डायरेक्ट भी एक्सप्रेशन कर से निकाल सकते हैं, C1 C2 R1 R3, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट टॉपिक एक तरह से हो चुका है, तो नेक्स्ट जो भी होगा वो चीज हम करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का मेन है, अभी भी कह रहा हूं कि प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे और स्टेप बाय स्टेप आप समझोगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। माइंड वैसे भी रिसर्च करना चाहोगे कुछ और हो कुछ और जाएगा, ठीक है, तो वो नॉलेज एक्स्ट्रा में आएगा और कैलकुलेशन भी आपका बेटर से बेटर होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें, तो डिटर्मिनेंट इज इनडायरेक्टली फिनिश्ड ही हो गया, कैलकुलेशन है, जितना करो जितना क्वेश्चन है 7 15 x+2 x+3 जितना होना, तो मेन प्रोसेस समझना होता है, ठीक है, ओके।